हम बात कर रहे हैं पर्यावरण अर्थशास्त्री डॉक्टर कल्पना रंगारी से। आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आश्चर्य हो रहा होगा कि पर्यावरण अर्थशास्त्री क्या होता है। तो हम आपको ये बताते चलते हैं कि प्रकृति प्रदत्त जो उपहार निःशुल्क हमें मिले होते हैं, जैसे कि धूप है, आकाश है, धरती है, पेड़ पौधे हैं, जल है, ये सारी चीजें हमें प्रकृति ने दी है, जिसकी गणना करने का एक तरीका होता है, जिसका गणना करने का काम कल्पना रंगारी जी करती हैं। तो हम कल्पना जी से जानेंगे कि किस तरीके से इस अर्थशास्त्र की गणना होती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक पर्यावरण अर्थशास्त्री होने का सम्मान बहुत बड़ा होता है। मैं अपने आप को कोई बड़ी तोप नहीं समझती। मैं आपके जैसी ही एक सामान्य नागरिक हूँ, सामान्य इंसान जो जमीन से जुड़ के बहुत सारे काम कर रही हूँ। मैं भी एक किसान की पोती हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं किसान परिवार में पैदा हुई और मेरे फादर जॉब में थे। अब मैं जॉब में हूँ, लेकिन मैं ऐसे जॉब में हूँ जहाँ मैं जमीन से जुड़कर लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक कर रही हूँ। और मेरे जीवन का एक सबसे अच्छा मोड़ वो था जब मेरी एचओडी ने और मेरे पेरेंट्स ने मुझे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। और उसके बाद जब मैंने ये पुस्तक 2005 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भेजी और उन्होंने मुझे राष्ट्रपति भवन से फोन किया और मुझसे बात की और मेरे विचार अच्छे हैं ये कहा। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैंने एक बुद्धिजीवी इंसान से, जो हमारे देश के महामहिम हैं, उनसे बात की। नमस्कार दर्शकों, मैं कल्पना रंगारी। जैसे कि ये पुस्तक है ट्रिपल कॉस्ट थ्योरी। इसमें मैंने प्रकृति से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कीमत निकालने के लिए कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इसीलिए इसमें क्योंकि 3 सिद्धांत हैं, इसलिए मैंने इसका नाम ट्रिपल कॉस्ट थ्योरी रखा है। हमारे पास 3 सिद्धांत हैं। एक तो आंतरिक मूल्य का सिद्धांत। हर एक वस्तु के अंदर आंतरिक मूल्य होता है और हर यूनिट, एक पत्थर का अगर मूल्य 10 पैसा है तो दूसरे पत्थर का भी मूल्य उतना ही होगा। हर अलग अलग वस्तु का अलग अलग आंतरिक मूल्य होता है। लकड़ी का आंतरिक मूल्य पर यूनिट अलग होगा, पेड़ पौधों का अलग होगा। हमारे घर में अगर कोई कुर्सी है, उसका उपयोग नहीं भी हो रहा है, तभी भी उसका आंतरिक मूल्य है। हम जो पानी पी रहे हैं, हर एक पानी के एक लीटर पानी का मूल्य, आंतरिक मूल्य अलग अलग नहीं होके एक ही है। अगर हम मान लें कि एक दुकान में पानी बिक रहा है 20 रुपए लीटर, वो 20 रुपए लीटर है, तो एक बड़े से तालाब में अगर बहुत सारा पानी है, हम उसमें से अगर 1 लीटर पानी निकालेंगे तो वो भी 20 रुपए का ही होगा। इसका मतलब ये है कि अलग अलग जगह पे आंतरिक मूल्य बदला नहीं जाएगा। हर जगह आंतरिक मूल्य का सिद्धांत ये कहता है कि समान वस्तु का समान आंतरिक मूल्य होगा, चाहे हम उसका उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी उपलब्धता है या नहीं है, मगर उसका आंतरिक मूल्य समान ही रहेगा। अब हमारा है धनात्मक और ऋणात्मक। तो इससे हम वास्तविक कीमत निकालते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास एक यूनिट हमने लगाई, उस यूनिट से कुछ पॉल्यूशन हुआ, मतलब पानी गंदा हुआ और वो हमारी नदी में गया, तो उस नदी के अंदर जो पानी गया, गंदा पानी, उससे आसपास के लोगों को जो पानी पीने के लिए आ रहा है, उससे लोगों को पेट की बीमारियां होंगी। और जो पॉल्यूशन बाहर निकल रहा है वायु प्रदूषण के रूप में, उससे भी उनके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां होंगी। अब हम जो है जाकर उसके आसपास रहने वाले लोग जाकर इलाज करवाते हैं और सरकार भी उसके लिए, इलाज के लिए पैसा खर्चा करती है। तो उस पैसे को उसमें प्लस किया जाएगा। पहले तो ये हो गया उसका ऋणात्मक। और धनात्मक ये हो गया कि उससे हमारी जीडीपी कितनी बढ़ी उस यूनिट के लगने से, उससे कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों का विकास हुआ और देश के विकास में उसका कितना योगदान है। हम उन सबको अलग अलग जोड़ेंगे, फिर उन दोनों को जोड़ेंगे, धनात्मक कितना, ऋणात्मक कितना। और ऋणात्मक और धनात्मक को जोड़ने के बाद उस प्रोडक्ट से हम कितनी वस्तुएं बेचेंगे, जिससे हमें कितना लाभ होगा,
उसको हम लाएंगे नंबर में, पैसे में, कि हमने इतना रुपए इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पे खर्चा किए, इतना हमें इसका धनात्मक मूल्य मिला। उसके बाद जो प्लस माइनस करके निकलेगा वही उसका उस वस्तु का वास्तविक मूल्य है। अगर हम ये वास्तविक मूल्य का सिद्धांत हर यूनिट पे, हर प्रोडक्शन पे और हर ऐसी फैक्ट्री पे लगाएंगे जहां उत्पादन हो रहा है, तो ऐसी फैक्ट्रियां धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगी, क्योंकि वास्तविक मूल्य अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम धीरे धीरे करके ऐसी चीजों का उत्पादन करना या उपयोग करना बंद कर देंगे जिनसे समाज को हानि हो रही है। आज हम समाज के ऊपर क्या हानि हो रही है वो नहीं सोचते थे। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि एक फैक्ट्री लगी और हमें उससे फायदा हुआ, एक फैक्ट्री लगी और इतने लोगों को रोजगार मिला, एक फैक्ट्री आई और उससे जो है देश की जीडीपी में इतना चीज इंक्लूड हुई। लेकिन कभी आपने सोचा है भोपाल गैस दुर्घटना हुई, कितने लोग मरे, उससे कितने लोग बीमार हुए, सरकार को कितना पैसा लोगों को कंपनसेशन में देना पड़ा। ऐसी ही कई यूनिट्स हमारे देश में भी चल रही हैं और पूरी दुनिया में चल रही हैं। भारत एक अकेला उदाहरण नहीं है। इसलिए ऐसी वस्तु का उत्पादन, ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना हमें धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। अगर ये वास्तविक मूल्य जुड़ता जाएगा जिस तरह से मैंने लिखा है, तो अगर वास्तविक मूल्य के सिद्धांत के ऊपर चलेंगे तो धीरे धीरे चमड़े के बैग, चमड़े की वस्तुएं, चमड़े की जैकेट में इतना अधिक वास्तविक मूल्य होगा कि हम उसे खरीदने के पहले डरेंगे, सोचेंगे। आज अगर ये चमड़े का बैग जो है हमें 500 या 1000 में मिलता है, हम खरीद लेते हैं आसानी से। फिर वही जो है अगर 10,000 रुपए का हो जाएगा तो हम कहेंगे नहीं यार, इसका मूल्य इतना, एक चमड़े का बैग का। लेकिन आप ये सोचिए कि एक चमड़े की यूनिट गंगा नदी को कितना प्रदूषित करती थी आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले। तो उसमें 10,000 रुपए अगर उसकी कीमत होगी तो हम 2 बार सोचेंगे 10,000 का बैग लेना मुनासिब है? नहीं, चलिए हम तो 1000 रुपए का ले लेते हैं या 500 का ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम ये सोचेंगे कि अगर वो 1 लाख रुपए का हो गया तो हम तो उसको खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पहुंच से बाहर हो जाएंगे। और धीरे धीरे करके ऐसी वस्तुओं का उपयोग सिर्फ सीमित लोग कर पाएंगे जिनके पास पैसा बहुत अधिक। अगर वो भी एनवायरनमेंट के लिए चिंतित है तो ऐसी चीजों का उपयोग धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा और हम पर्यावरण को और अच्छे से संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं। अब मेरा तीसरा सिद्धांत है, इस पुस्तक को मैंने 3 थ्योरी ली है लागत मूल्य के आधार पर। अब आप मुझे बोलेंगे लागत मूल्य के आधार पर, हमारे देश में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लोग अनपढ़ हैं, वो अशिक्षित हैं, लोगों ने मिट्टी लाई और उससे घड़े बनाना शुरू कर दिए। अब वो क्योंकि मिट्टी फ्री में मिली तो वो घड़ा कितने में भी बेच सकता है, 10 में भी बेच सकता है, 50 में भी बेच सकता है, 200 में भी बेच सकता है, क्योंकि मिट्टी तो उसे फ्री मिली। लेकिन वो व्यक्ति अपना पूरा दिन छोड़ के मिट्टी को जमा करने गया, उसका घड़ा बनाया, उसने अपनी मेहनत लगाई। वो ये नहीं देखता कि मेरा एक दिन अगर मैं दूसरे की यहाँ मजदूरी करने जाता तो मुझे 300 रुपए मिलते या 200 रुपए मिलते। तो क्या अगर उसने पूरे दिन में 1 या 2 घड़े बनाए तो उसका 100 रुपए से कम में बिकना चाहिए? नहीं। लेकिन हम फिर भी बोलते हैं कि 50 रुपए में एक घड़ा आना चाहिए और सस्ता मांग लो। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि उसकी लागत, उसकी जो घड़ा है बनाने की मूल्य कितना है? लागत मूल्य तो अधिक है और हम उसको कम में मांग रहे हैं। उसके घर के 2-3 लोग उस व्यवसाय में लगे हैं और दिन में वो सिर्फ 2 या 4 ही घड़े बना पाता है। तो क्या हमें उस घड़े की कीमत 200 रुपए से ऊपर नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए। तो हमारे देश में कृषि और जो छोटे छोटे उत्पादन हैं, जैसे कि चटाई बनाने वाले, बांस का काम करने वाले और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो हमें लागत मूल्य से कम में अपनी वस्तुएं बेच रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी उनकी किसी भी चीज का मूल्य का आकलन हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम लागत मूल्य को भी समझें। अब जैसे मेरा सबसे पहला थ्योरी में यही है कि हम उपयोगी आंतरिक मूल्य का सिद्धांत बोलते हैं। अब हम आंतरिक मूल्य का सिद्धांत, आप मुझे पूछेंगे कि कैसे,
कैसे आंतरिक मूल्य का सिद्धांत? अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी खत्म होने के बाद भी जो आंतरिक मूल्य है वो समान ही रहता है। अब मान लीजिए एक आदमी को भूख लगी, अब वो 5 रोटियां लगभग खा लेता, वो बहुत ज्यादा भूख है, लेकिन उसकी जो है सीमांत उपयोगिता 5 मान लीजिए एक यूनिट का, एक रोटी का। हमने उसे एक रोटी परोसी और उसने खाई तो उसे जो है बहुत संतोष मिला, वो बहुत संतुष्ट हुआ। दूसरी रोटी खाई, उसको थोड़ा कम संतोष मिला। तीसरी खाई, फिर और उसकी थोड़ी भूख मिटी। 5वीं रोटी खाने के बाद वो उसे जब 6ठी रोटी दी जाएगी तो क्योंकि उसकी भूख शांत हो गई, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को 0 मानेंगे। लेकिन अगर 7वीं रोटी देंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है -5 हो जाएगी। लेकिन आंतरिक मूल्य का सिद्धांत हमें ये भी बोलता है कि समस्त यूनिट, हर रोटी की 10 उपयोगिता है तो 10 ही रहेगी, वो कभी नेगेटिव नहीं होगी और 0 भी नहीं होगी। क्योंकि एक रोटी अगर एक व्यक्ति खाता है और उसे 10 के बराबर अगर उसको संतोष मिलता है तो हर एक रोटी की आंतरिक मूल्य बराबर है। भले ही वो व्यक्ति खाने वाला कितना संतुष्ट होता है या असंतुष्ट होता है, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक आंतरिक मूल्य के सिद्धांत में मेरा एक और कहना है कि जैसे अगर मैंने एक पेड़ लगाया अपने खेत पे, मेड़ पर, अब वो मेरे लिए उपयोगी नहीं है, मैं ये चाहूंगी कि अच्छा इसको 2000 रुपए में कटवा देते हैं। मान लीजिए मैंने उसे 2000 रुपए में फर्नीचर वाले को दे दिया, अब वो उसे काट कर ले जा रहा है, 2000 रुपए मुझे मिल रहे हैं तो ये तो मुझे फायदे का सौदा लगेगा। लेकिन क्या उस पेड़ की सिर्फ 2000 रुपए मात्र कीमत होनी चाहिए? नहीं, उसकी कीमत लाखों में, करोड़ों में है। उस चीज को हम नहीं गणना कर सकेंगे। और हर चीज की, जैसे एक पेड़ है ना, तो उसकी भी गणना का सिद्धांत अलग अलग है। 10 साल के पौधे की, पेड़ की कीमत अलग होगी और 20 साल के अलग और 30 साल के अलग। मान लीजिए कि वो पेड़ 30 साल का है जिसे मैं 2000 रुपए में कटवा रही थी, लेकिन उस पेड़ का आयु 50 साल और है, 80 साल पेड़ जिंदा रह सकता है। तो हमने उसको 50 साल काउंट करा कि ये 50 साल और जिंदा रहता, तो हमें उस पेड़ से जो ऑक्सीजन मिल रही है, वो ऑक्सीजन जो है, अब मोटा मोटा सोच लीजिए कि 500 रुपए की ऑक्सीजन पर डे वो हमें दे रहा है पेड़। तो 500 रुपए की ऑक्सीजन दे रहा है तो 365 दिन में कितनी, और 50 साल में कितनी? तो 50 साल का अगर हम काउंट करते हैं तो ये होती है, ये लगभग आती है 91,25,000। अब ये बताइए कि मैं 91,25,000 का पेड़ मात्र 2000 में बेच रही थी। इसका मतलब अगर मैं कोई चीज कर रही हूं तो मुझे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये चीजों को अपने छात्र जीवन में ही समझ गई। मैं इन चीजों को बहुत पहले वर्ष 2000, 2001 और 2002 में ही समझ गई थी और लिखना शुरू कर दिया था। अगर हमारा देश आज 20 साल बाद भी नहीं समझा तो क्या होगा? कुछ नहीं। आज हमें पेड़ की छाया में बैठने के लिए कोई भी मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। आप सोचिए, हमारे पेड़ पौधे, हरियाली सब जगह है। गर्मियों का दिन है और अगर हमारे पास पेड़ नहीं है और एक आदमी के पास एक पेड़ है, हमें उस पेड़ के नीचे बैठने के लिए 5 रुपए घंटा देना पड़ता है, तब भी हम उसको चुकाएंगे। हम इसलिए चुकाएंगे कि 5 रुपए ही तो देने हैं। 5 रुपए में हम 1 घंटा उस पेड़ की छाया में बैठ सकते हैं। उस वक्त हमें वो 5 रुपए ज्यादा महंगे नहीं लगेंगे, लेकिन उस पेड़ की छाया का आंतरिक मूल्य पर घंटा 5 रुपए है। अगर हम इस सिद्धांत के अनुसार पूरी पृथ्वी, पूरे संसार के बारे में सोचें तो हम जो ये पेड़ अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, हम जो विदोहन कर रहे हैं, हम जो नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम इन सब चीजों के बारे में अगर गहराई से सोचेंगे और हम उनको मैनेज करेंगे तो हम इस स्थिति को 10, 20 साल या 50 साल पीछे धकेल सकते हैं। हम आज एनवायरनमेंट को बचा के अपना ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी इस
पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसके विकास के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो जीवन शून्य होने में कोई देर नहीं है।